क्या भारत में भी उसी कुचक्र की रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसे 1910 में प्रकाशित करके अमेरिका और कनाडा में प्राकृतिक चिकित्सा की हत्या की गई थी? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि पतंजलि पर लगे भ्रामक विज्ञापनों का आरोप एक व्यक्ति पर है, एक संस्था पर, या फिर संपूर्ण योग एवं आयुर्वेद पर। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार। आयुर्वेद, वो विज्ञान जिसे एक सामान्य भारतीय हजारों वर्षों से प्रयोग में ला रहा है, उस पर आक्रमण के असली कारण कदाचित पर्दे के पीछे छुपे हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा की गई सर्जरी का विरोध हुआ, जबकि सर्जरी को जन्म देने वाले सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। आयुष के चिकित्सकों द्वारा किसी भी आधुनिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन का विरोध हुआ और आयुर्वेद की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़े चेहरे पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप हैं, जबकि ऐसे विज्ञापन हर दूसरी कंपनी करती दिखेगी। मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया का है, अब उनको मिर्ची लग गई। दिए गए विज्ञापनों में गड़बड़ अवश्य थी, इसी कारण स्वामी रामदेव बिना किंतु परंतु के क्षमा मांग रहे हैं। परंतु जिस प्रकार एक के बाद एक आंधी योग एवं आयुर्वेद के समक्ष आ रही है, यह किसी दूरगामी षड्यंत्र का भी हिस्सा दिखता है। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। क्या है आयुर्वेद बनाम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस संग्राम का सत्य? कौन है इस संग्राम का जनक? और क्या ये दो सभ्यताओं के मध्य का एक युद्ध है? जानेंगे द रेड फाइल्स के इस ऐतिहासिक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यदि सर्वोच्च न्यायपालिका का एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति या संस्था को यह कहने लगे कि हम तुम्हें फाड़ कर रख देंगे, तो इसे देश के इतिहास में काला अध्याय माना जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द न्यायपूर्ण नहीं बल्कि शत्रुता में लिए गए बदले वाले हैं। प्रश्न ये आ जाता है कि ये शब्द क्यों कहे गए? क्योंकि स्वामी रामदेव से संबंधित पतंजलि वेलनेस ने एक एड छपवाई थी जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका टाइटल है एलोपैथी के द्वारा फैलाए गए झूठ। नीचे काले शब्दों में लिखा है कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा जैसे असाध्य रोगों का एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है। वहीं उसके नीचे लाल शब्दों में कहा गया है कि पतंजलि वेलनेस सेंटर में इन सभी रोगों को ठीक किया गया है। प्रथम दृष्टया ये विज्ञापन दोषपूर्ण लगता है और नहीं दिया जाना चाहिए था, बल्कि पतंजलि को भी उसी चतुराई का प्रयोग करने की आवश्यकता है जिसके चलते उत्पाद पर टमाटर का चित्र लगाकर पेठे की चटनी बेची जाती है, या केवल 2% फ्रूट जूस वाले उत्पाद को रियल जूस कहकर बेचा जाता है। पतंजलि ने ऐसी एड्स कई बार दी हैं जिससे एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति नीची दिखती है आयुर्वेद के समक्ष, और मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की चिकित्सा की लोगों को आवश्यकता है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं। अब ये मैं एक साथ 10 बीमारियां बता रहा हूं। परंतु जब आप इस सारे विवाद को सूक्ष्मता से समझते हैं तो स्वामी रामदेव और उन पर केस ठोकने वाला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल वो दो गोटियां दिखती हैं जिन्हें चलाया जा रहा है। खेल तो दो सभ्यताओं के मध्य होता दिख रहा है, जिसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा, थोड़ा व्यापार समझना पड़ेगा और थोड़ी मंशाएं समझनी पड़ेंगी। स्वामी रामदेव ऐसी कोई बात पहली बार नहीं बोल रहे हैं। ये सब कहते हुए उन्हें 2 दशक से अधिक समय हो चुका है। और 99% लोगों को ये मुक्तावटी बिना लिए बीपी ठीक हो जाएगा। कैसे? कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, धीरे धीरे करना कपालभाति। देखो ऐसे बीपी वालों को धीरे करना, बीपी क्योर हो जाता है। एलोपैथी की दवा लेने से बीपी क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मेडिकल साइंस ने ना कही हो। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये क्लेम करता है कि ब्लड प्रेशर का कोई समाधान नहीं है, केवल इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी हुई संस्थाएं ये कह रही हैं कि डायबिटीज यानी मधुमेह का कोई समाधान नहीं है। इसके उलट इसमें ली जाने वाली दवाइयों का दुष्प्रभाव अवश्य है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एलोपैथी की दवाइयां थायराइड को कंट्रोल करती हैं, क्योर नहीं करती। इसी प्रकार ये क्लेम भी आधुनिक चिकित्सा वालों का ही है कि अस्थमा का कोई स्थायी उपचार एलोपैथी के पास नहीं है। आर्थराइटिस जैसी व्याधियों पर भी यही क्लेम है एलोपैथी से संबंधित संस्थानों का। अब ये सब स्वयं एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा से जुड़े हुए संस्थान कह रहे हैं, तो यहाँ पर विवाद संभव नहीं है। विवाद का कारण स्वामी रामदेव द्वारा ये घोषित करना है कि इन सभी का उपचार योग एवं आयुर्वेद से किया जा सकता है। अब इस सिक्के का एक और सिरा देखते हैं।
सन 2000 के आसपास तक फार्मा कंपनीज चिकित्सा के क्षेत्र में एक छत्र राज कर रही थी। वर्ष 2000 में एक एवरेज फार्मा कंपनी का प्रॉफिट फॉर्च्यून 500 में सम्मिलित कंपनीज जो थी उनसे 4 गुना अधिक होता था और 2003 में विश्व का सबसे अधिक लाभ फार्मा इंडस्ट्रीज ने ही कमाया था। ऐसे में स्वामी रामदेव का उदय होता है भारतीय टीवी पर और वो एलोपैथी पर कुछ इस प्रकार से आक्रमण करने लगते हैं। 938 लाख करोड़ रुपए के तो कोयले की इतना धन दौलत तो अभी भी अपने देश में भरा पड़ा है, तो लूट रहा है रोज। दवा वाले लूटते हर साल 10 लाख करोड़ रुपए। केवल एलोपैथी नहीं, अन्य अनेक उत्पादों पर यह आक्रमण होता है। कोका कोला पेप्सी पी रहे भाई, उसमें तो जो शरीर में डिपॉजिट होता है कैल्शियम वो भी निकल जाता है। और साथ में स्वामी रामदेव 2 संस्थाएं खड़ी कर देते हैं, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि ग्रुप, और यहां से एक धमाका आरंभ हो जाता है। 2006 में पतंजलि आयुर्वेद को आरंभ किया गया था। 2011-12 में इसका रेवेन्यू 300 करोड़ हो चुका था। 2014 तक ये 2000 करोड़ फांद चुका था। 2021 में पतंजलि ग्रुप ने अपना टर्नओवर 30,000 करोड़ के लगभग दिखाया था, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद लगभग 10,000 करोड़ था, पतंजलि नेचुरल बिस्किट 650 करोड़ और दिव्य फार्मेसी की दवाइयां 850 करोड़। 650 करोड़ रुपए के केवल बिस्किट वो ग्रुप बेच रहा था जो कुछ वर्ष पुराना ही था। इसका प्रभाव FMCG सेक्टर पर सीधा सीधा पड़ा, तो आयुर्वेद और उससे जुड़े उत्पादों का सीधा प्रभाव फार्मा सेक्टर पर पड़ा, जो सेक्टर पूरे विश्व के सभी संभावित सेक्टर्स में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा था, जो सेक्टर आज भी यूएस के राजनीतिक गलियारों में लॉबिंग के लिए सबसे अधिक धन व्यय करता है। क्या वो इस इंपैक्ट को झेल सकता था? पतंजलि के उत्पादों पर आरोप लगते रहे हैं। स्वामी रामदेव के स्टेटमेंट्स पर विवाद भी होता रहा है। नेपाल में कुछ उत्पाद प्रतिबंधित तक कर दिए गए थे। इन बातों में सत्य हो सकता है, परंतु आज पतंजलि पर हुआ केस इस क्लेम के कारण है कि हम वो व्याधियां ठीक कर सकते हैं जो एलोपैथी में संभव नहीं है। क्या यह क्लेम सही है या फिर आयुर्वेद के विरुद्ध अलग ही कुछ षड्यंत्र चल रहा है? वो आगे देखते हैं। संपूर्ण विश्व में असाध्य व्याधियों से पीड़ित लोग जब उन व्याधियों के उपचार के बारे में सुनते हैं जिनसे उनका दैनिक जीवन पीड़ित रहता है, तो ऐसा संवाद घर घर तक पहुंचता है और स्वामी रामदेव ऐसे संवाद आरंभ से देते आए हैं। विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेल्स को कैंसर करके उनको फिर कैंसर से मुक्त कर दिया। 2006 में कैंसर का समाधान देने वाले ऐसे ही एक संवाद ने पूरे भारत को सन्न कर दिया था, जिससे फार्मा सेक्टर्स हिल गए थे। स्वामी रामदेव ने कैंसर के ठीक होने की बात अपने आप नहीं कही थी। उनके शिविरों में आने वाले हजारों लोगों ने ऐसा स्वयं बताया था, जिसे पतंजलि ने डॉक्यूमेंटेड भी किया था। अब वो गांठ का क्या हाल है अंचल? बाबा जी नॉर्मल, मैंने मई में अल्ट्रासाउंड कराई थी तो ट्यूमर बिल्कुल नॉर्मल आया है। 2006 में मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा ट्रिपल नेगेटिव केस था, तो मेरा केमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी सब कुछ हुआ था। जस्ट ऑपरेशन करके आई थी। आप उसी टाइम धनबाद में आए थे, मैं गई थी आपसे मिलने। अभी मैं पूरा फिट हूँ। 1.5 घंटे का रोज ये प्राणायाम चल ही रहा था। उसके बाद में 3 महीने के बाद हम पतंजलि हरिद्वार आए। उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया डिटेल्ड, तो उसमें कहा कि इनको तो कैंसर है ही नहीं। मुझे कैंसर हुआ था, अभी पूरा उसमें नॉर्मल हो गए। विश्व का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल MD एंडरसन। क्या कारण ऐसा रहा होगा कि सैकड़ों डॉक्टर्स के समक्ष इस अस्पताल ने स्वामी रामदेव को भाषण करने के लिए बुलाया। एक डॉक्टर जो है आपको बताता है कि आपको बॉडी को इतना कैल्शियम चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतने मिनरल्स चाहिए, इतने विटामिन चाहिए, इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। स्वामी रामदेव ने ऐसे संवाद केवल कैंसर पर स्थापित नहीं किए, रक्तचाप, मधुमेह और अस्थमा पर भी किए हैं। योग करके आप लोगों में से कितने लोगों का बीपी अच्छा हो गया? योग करके जिनका बीपी ठीक हो गया वो खड़े होने, जरा खड़े होना। जिनका बीपी अच्छा हो गया वो हाथ हिलाना, खड़े होकर के। अरे बीपी क्योर हो गया, नहीं तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। हर महीने का 3 से 5 हजार का खर्चा आता है बीपी की दवा का। हाथ हिलाओ नहीं सर। अरे ये तो कुछ बैठे बैठे, कुछ खड़े खड़े हाथ हिला रहे हैं, हजारों ठीक हो गए बीपी वाले तो। परंतु ये शब्द स्वयं स्वामी रामदेव के नहीं, ये शब्द लोगों ने उन्हें दिए हैं। 5 साल पहले बहुत जबरदस्त अस्थमा था, फिर प्राणायाम करके ठीक हो गया। बिल्कुल 5 साल में एक बार भी नहीं हुआ और आराम से नींद आती है। और ऐसा क्लेम करने वाले लोग कनाडा, अमेरिका और UK तक से आते हैं। तो
वहाँ पे एम्स के डॉक्टर्स ने भी जब जवाब दे दिया कि बच्चा हो ही नहीं सकता मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो मम्मी हमें यहाँ पे पतंजलि लेके आई, मुझे और मेरे हस्बैंड को। हम 1 हफ्ता रहे, योगा करा, पंचकर्मा कराया और 3 महीने में घर जाके फॉलो करा जो आपने बताया योगा, और 3 महीने में मैंने कंसीव कर लिया अपना बच्चा। क्लेम्स होमोसेक्सुअलिटी पर भी किए गए हैं, परंतु प्रश्न केवल 2 उठते हैं। पहला, क्या इतने लोग झूठ क्लेम कर रहे हैं, और दूसरा यह कि क्या केवल क्लेम के आधार पर ये बातें कही जा सकती हैं। 1954 में बनाए गए मैजिकल रेमेडी एक्ट के अनुसार ऐसे क्लेम्स नहीं किए जा सकते। क्लेम्स को करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए। पतंजलि योगपीठ ऐसे ट्रायल्स करता है, परंतु अभी तक इतना सब्सटेंशियल क्लेम इन ट्रायल्स में नहीं आया है जो प्रमाणित कर दे कि कैंसर योग और आयुर्वेद से सही हो सकता है। प्रश्न केवल यह उठता है कि जो क्लेम लोगों द्वारा स्वयं किए जा रहे हैं उसे न्यायपालिका अपराध की श्रेणी में ला सकती है या नहीं। भारतीय दंड विधान के अनुसार इसका उत्तर हाँ में है, परंतु क्या यह प्रश्न केवल इतना ही है या पर्दे के पीछे आयुर्वेद और योग को समाप्त करने का षड्यंत्र भी हो सकता है? वो आगे देखते हैं। क्या दवा निर्माता कंपनीज पतंजलि की समाप्ति के माध्यम से आयुर्वेद को समाप्त करना चाहती हैं? ये कहा नहीं जा सकता है, परंतु इतिहास के गड्ढों में ऐसी कई चिकित्सा पद्धतियों के कंकाल पड़े हैं जो कभी आयुर्वेद की तरह ही जीवित थी। भारत की इस चिकित्सा पद्धति के भविष्य को जानने के लिए इन मृत पड़े कंकालों की जांच आवश्यक है। चलिए कहानी सुनते हैं। जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक अमेरिकी व्यवसायी 1863 में पेट्रोलियम से जुड़ी हुई एक रिफाइनरी खोलता है, जो केवल 2 वर्षों में क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन जाती है, और जॉन डी रॉकफेलर अपना सारा ध्यान तेल के बिजनेस में लगा देता है। 1870 तक जॉन डी रॉकफेलर अपने भाई और कुछ व्यवसायियों के साथ मिलकर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहियो खोलता है, जिसका काम था कच्चे तेल को रिफाइन करना। और 1880 के दशक के अंत तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 90% रिफाइनरीज जॉन डी रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के आधिपत्य में थी। ये व्यक्ति अमेरिका के इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। आज बिल गेट्स के पास भी 0.5% ही है अमेरिका की जीडीपी का, परंतु जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका की जीडीपी का लगभग 2% अपनी जेब में रखता था। आप सोचेंगे कि इस तेल व्यापारी का दवाइयों और आयुर्वेद की कहानी से क्या लेना देना। आगे हुई घटनाएं इसी युद्ध को जन्म देंगी। 1911 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को मोनोपोली का दोषी पाया था और इस कंपनी को 34 पृथक कंपनीज में तोड़ दिया था, जिनका कंपटीशन एक दूसरे से हो गया था। लगभग इसी कालखंड के आसपास यह पता चलता है कि पेट्रोकेमिकल्स के प्रयोग से आप ऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, और यहां से जॉन डी रॉकफेलर को केमिकल्स और दवाई के व्यापार में अवसर दिख गया। परंतु अमेरिका में भी इस समय तक लोग प्राकृतिक चिकित्सा और दवाइयां ही प्रयोग में ला रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिकल वाली दवाइयों पर लोगों को निर्भर करने के लिए प्राकृतिक या अन्य प्रकार की चिकित्सा और दवाइयों को समाप्त कर देना आवश्यक हो गया था। और इस काम को करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े शिक्षण संस्थान, इस पद्धति से जुड़ा हुआ व्यापार तंत्र और व्यापार से जुड़े संगठनों को तोड़ना आवश्यक था। अमेरिका में मेडिकल स्कूल और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना इस समय तक हो चुकी थी, पर किसी भी प्रकार की दवाओं का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया था। जॉन डी रॉकफेलर ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और बाकी सेक्टर से चुनौती समाप्त करने के लिए एलोपैथी की दवाओं को स्टैंडर्डाइज करने का मन बना लिया और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक नई ब्रांच यानी कि काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन का उसने गठन कर दिया। इसके पश्चात अलेक्जेंडर फ्लेक्सनर नाम के व्यक्ति को अमेरिका और कनाडा के सारे मेडिकल स्कूल्स के स्टैंडर्डाइजेशन को इवैल्यूएट करने का काम मिला और इसी काम से जन्म लिया फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट को अमेरिका के चिकित्सा इतिहास में क्रांति के रूप में देखा जाता है। आज आप जिन अंग्रेजी दवाइयों को लेते हैं वो इसी रिपोर्ट के बाद आई और मेडिकल स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स इसी रिपोर्ट के पश्चात बने हैं और इसी रिपोर्ट के पश्चात अमेरिका में अनेक ऑल्टरनेट मेडिकल स्कूल या होम्योपैथी पद्धति से चलने वाले स्कूल्स वो बंद हो गए। जो इस रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स में शामिल नहीं हो पा रहे थे वो बंद हो गए। फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने एलोपैथी से पृथक किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति को धूर्तता और धोखाधड़ी यानी कि क्वैकरी कह दिया और लक्ष्य था किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति की समाप्ति। केवल ये एक रिपोर्ट यूएसए के 75% मेडिकल स्कूल्स बंद करवा चुकी थी और ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिस करने वालों को जेल में डाला जा रहा था। क्या आपको ऐसा कुछ भारत में होता हुआ भी दिख रहा है? आज यदि भारत में डॉक्टर्स आयुर्वेद को क्वैकरी कह रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर्स का जन्म इसी रिपोर्ट से हुआ, पर अंग्रेजी में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अर्थी अभी पूरी तरह नहीं उठी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने इसके पश्चात जनरल एजुकेशन बोर्ड बनाया और इस मार्ग से यूएस के
के मेडिकल कॉलेजेस को फंड किया जाने लगा। नए एजुकेशनल मेडिकल कॉलेजेस खुलने लगे। 1907 तक 43 मिलियन डॉलर इस क्षेत्र में डाला जा चुका था, जिससे फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ी शक्ति बनने लगी थी। हर्बल और ऑल्टरनेट दवाइयों के साथ एक और समस्या थी, इनका पेटेंट नहीं हो सकता था, परंतु एलोपैथी दवाइयों का पेटेंट हो सकता था और इस कारण से हर्बल मेडिसिन कंपनीज जो थी उनका प्रॉफिट लिमिटेड होता था। जॉन डी रॉकफेलर की भूख इतने से शांत नहीं हुई थी, तो उसने इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन का निर्माण किया, जिसके कार्यालय पेरिस, दिल्ली, कोलंबिया और न्यूयॉर्क में खोले गए और इस संस्था का काम था अमेरिका में पोषित किए गए इस नए सिस्टम को संपूर्ण विश्व के चिकित्सा जगत में स्थापित करना। और इस प्रकार अमेरिका के नेटिव अमेरिकन की चिकित्सा पद्धति हो या ग्रीस की पौराणिक चिकित्सा पद्धति, भारत का आयुर्वेद हो या चीन का ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, हर चिकित्सा पद्धति को एक बूढ़े तेल व्यापारी की आकाश भेदी आकांक्षाओं ने समाप्त करने का प्रयास किया है। इनमें से कई समाप्त हो चुके हैं, परंतु आज जो भारत में हो रहा है, क्या वो घटनाक्रम भारत से आयुर्वेद को समाप्त करने का प्रयास है और क्या ऐसा करना संभव है, वो आगे देखते हैं। व्यापार एक ऐसा व्यवसाय जिसमें धन कमाना एक मुख्य लक्ष्य होता है, परंतु जब सारे जगत का धन आपका लक्ष्य हो जाए तो आपके कार्य में नैतिकता जैसे शब्द सजावट के लिए भी नहीं बचते और उस हर हथकंडे को अपनाया जाता है जो इस लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाए। भारत में फार्मा कंपनीज के द्वारा बनाए गए लक्ष्य कदाचित आयुर्वेद की समाप्ति के बिना पूरे नहीं हो सकते। वर्ष 2000 में भारत की फार्मा मार्केट 4 बिलियन डॉलर की थी। 2022 तक ये 12 गुना से अधिक बढ़कर 49 बिलियन डॉलर की हो गई, परंतु 2047 तक इसे 10 गुना और बढ़ाकर 450 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यदि यूरोप की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस से फार्मा कंपनी सबसे अधिक रेवेन्यूज कमा रही हैं। अगले 6 वर्षों में भारत से मिलने वाला रेवेन्यू इन दोनों को मिलाकर जितना रेवेन्यू बनता है उससे अधिक होगा। यदि हम केवल आयुर्वेद की बात करें तो 2024 में यह मार्केट 7 बिलियन डॉलर की है, जो एक अध्ययन के अनुसार केवल अगले 4 वर्षों में 16 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी 2 गुने से भी अधिक। यदि इसमें हम आयुष इंडस्ट्री को जोड़ लें, यानी आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी, तो यह संख्या 2020 में ही 18 बिलियन डॉलर पार कर चुकी है, जो 2014 में केवल 2 बिलियन डॉलर थी। आधुनिक चिकित्सा से जुड़े लोग इसे धोखाधड़ी कह रहे हैं और यह फार्मा कंपनीज द्वारा रखे गए आसमानी लक्ष्यों को धराशायी करता है। रीजनिंग बहुत सिंपल सी है, यदि फार्मा कंपनीज को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो आयुर्वेद का शेयर तोड़ना पड़ेगा, और यह ना इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण आयुष मंत्रालय है। आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए। आयुष भारत सरकार का वो मंत्रालय जो योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जैसे वैकल्पिक और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के ऊपर शिक्षा, अनुसंधान और उसके प्रचार के लिए बनाया गया। आज आयुष वही कार्य कर रहा है जो कभी अमेरिका में अलेक्जेंडर फ्लेक्सनर ने किया था, फ्लेक्सनर रिपोर्ट बनाकर। आयुष मंत्रालय ने फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी नाम से एक संगठन का निर्माण किया, जो आयुष से रिलेटेड ड्रग्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करेगा, जिससे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ये सेट हो पाएंगे। भारत सरकार आयुर्वेद के क्षेत्र में स्टार्टअप्स खोलने के लिए प्राइस मनी तक अनाउंस कर रही है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। भारत सरकार का प्रयास योग और आयुर्वेद को केवल बचाने का नहीं, उसे बढ़ाने का है, क्योंकि आयुष मंत्रालय 25 देशों के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर कर चुका है। सभी संकेत वृद्धि के हैं, जो एलोपैथी के हिस्से को खाकर ही संभव है। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां दवाइयां 60 से 90% सस्ती मिल रही हैं। यह सीधा प्रहार है उन दवाई कंपनीज के लाख पर जो कई गुना दामों पर दवाई बेच रहे हैं। दूसरी ओर फार्मा लॉबी के द्वारा स्थापित किए गए टारगेट्स इस वैकल्पिक चिकित्सा के बढ़ते कदमों को काटे बिना पूरे नहीं हो सकते। स्वामी रामदेव पर इतना बड़ा आक्रमण कदाचित इसीलिए उस युद्ध का अंग लगता है जिसका लक्ष्य भारत से भारतीय चिकित्सा पद्धति को समाप्त करना प्रतीत होता है। क्या यह स्थिति हमें एक सांस्कृतिक युद्ध में ले जाती है? वो आगे देखते हैं।
योग, आयुर्वेद और एलोपैथी के इस पूरे झगड़े के पीछे के तार लालच से बंधे हुए हैं। एक पद्धति से जुड़े व्यापारी समूचे विश्व को उनकी दवाइयों पर आश्रित करना चाहते हैं, जबकि सत्य यह है कि योग, आयुर्वेद और एलोपैथी एक साथ सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। योग आपको बीमारी नहीं होने देता, आयुर्वेद आपको आरंभिक उपचार दे सकता है, एलोपैथी आपको गंभीर रोगों में मदद कर सकती है। जहां एक और स्वामी रामदेव को आधुनिक चिकित्सा पर अपने संवाद सावधानी से रखने चाहिए, योग और प्राकृतिक उत्पादों के विक्रय पर ध्यान देना चाहिए, वहीं IMA जैसे संस्थानों को आयुर्वेद के विरुद्ध अपने पूर्वाग्रह से बाहर आना चाहिए, और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। स्क्रीन पर जो आप रिसर्च देख रहे हैं, ये पतंजलि आयुर्वेद ने की है। इसमें अश्वगंधा जैसे पौधे से मिले मॉलिक्यूल का प्रयोग सार्स जैसी व्याधि को बढ़ने से रोक रहा है, और इस रिसर्च को एक साइंटिस्ट ने ही ट्वीट करके बताया है। केरल आयुर्वेद जैसे संस्थान आयुर्वेद पर पेटेंट्स प्राप्त कर चुके हैं। महाशोध्या कल्प जैसे संस्थान 7 US पेटेंट्स प्राप्त कर चुके हैं। 2013 में ही US में अश्वगंधा को वैक्सीन की क्षमता बढ़ाने वाला प्रोडक्ट कहते हुए एक पेटेंट भारतीय कंपनी को मिला था। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पेटेंट्स एक ऐसे सिस्टम को तो नहीं मिल रहे होंगे जो क्वैकरी हो, तो IMA को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। परंतु ये पूरा खेल जो है ना, वो मार्केट पर आधिपत्य का है। क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में गिरने वाले रंग, फ्लेवर्स, मिनरल ऑयल तक पेट्रोलियम से बनते हैं? जिसे आप वेजिटेबल ऑयल कहते हो, वो पेट्रोलियम से बनता है, जिसे आप डीजल इंजन तक में ऑल्टरनेट फ्यूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। खाने के प्रिजर्वेटिव्स पेट्रोलियम से बनते हैं। तो पहले ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो हैं आपको बीमार करते हैं, फिर उन्हीं पेट्रोकेमिकल से बनी हुई दवाइयाँ आपको ठीक करने के लिए दी जाती है। जैसा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में हुआ, फार्मा कंपनीज का लक्ष्य आयुर्वेद को समाप्त करते हुए अमेरिकी मॉडल को भारत में प्रवाहित करने का प्रतीत होता है। स्वामी रामदेव की अपनी कमियां हैं, पर इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा स्वामी रामदेव ही हैं, और इसी कारण से स्वामी रामदेव को फाड़ कर रख देने जैसे शब्द जो हैं वो समक्ष आ रहे हैं। संभवतः इसी कारण यह भारत के लिए एक सांस्कृतिक युद्ध है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना छोड़ें। हमारे कार्य को सपोर्ट करें पेट्रियन और UPI के माध्यम से, और स्क्रीन पर दिख रहा जो दूसरा वीडियो है उसको अवश्य देखें, जो आपको बताएगा बिहार के सबसे बड़े कैंसर के बारे में। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण।